जनाधार तो रहा ही होगा। वो कल तक तो कांग्रेस पार्टी को ताकत दे ही रहे थे, आज वो ताकत उन्होंने वहां से छीन ली है, तब फिर आप कैसे हैट्रिक लगाएं? परसेप्शन भी बिगड़ता है ना, उसका ये सवाल छोड़ के जा रहा है, ये भी छोड़ के जा उसका रहा है। सवाल एक हो सकता है कि इतने लोगों के जाने के बावजूद आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज भी वो हुड्डा जी के सामने मुख्यमंत्री पद का दावेदार पेश नहीं कर पा रहे हैं। तो इतने लोगों के हमारे यहाँ कई नेता उभर गए हैं जिनका कद इतना बड़ा, ये सवाल हम पूछते हैं भारतीय जनता बीजेपी पार्टी के में तो नेताओं 10 से। वही कहते हैं कि कल तक आप ही लोग कहते थे, आज हमारे पास 7 इतने MP नेता हो गए, नाम रखना और उसके चाहिए। अलावा 7-8 और हो गए। मुख्यमंत्री जी का नाम उनको तय करना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी की ये मांग भी है, हरियाणा के लोगों की भी ये मांग है कि पहले ही जैसे उन्होंने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री पहले नियुक्त किया, उन्होंने चौहान जी को मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में वसुंधरा जी को किया, तो आज हरियाणा की भी ये मांग है। और अगर लोगों का ये मानना है हुड्डा जी आज कमजोर होते जा रहे हैं, पार्टी के नेता हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो ये तो अच्छा मौका है हमारी इस कमजोरी का लाभ उठा करके कम से कम वो अपने नेता का नाम तय करें। नहीं, आपको क्या लगता है क्यों नाम तय नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां अभी बीजेपी के अंदर जो ये एक जो हवा दिखाई दे रहा है, ऐसी नौबत हरियाणा के अंदर नहीं है। क्योंकि आम आदमी मानता है कि भाई सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अच्छा इंसान हरियाणा के अंदर अभी कोई हुआ नहीं, सामने कोई कैंडिडेट नहीं है सीएम का। तो जब तक रेल का इंजन नहीं होगा ये डब्बों को कैसे जोड़ेंगे? सर, राजनीति से अलग अगर देखें, आपको 20-25 साल का तजुर्बा है, बहुत नजदीक से हरियाणा की राजनीति को देखते रहे। कांग्रेस के नेता के तौर पे नहीं पूछ रहा मैं, एक जो आपका अनुभव रहा है, मैं वो जानना चाहता हूँ मुकाबला किससे है, इनेलो से है या फिर वाकई में बीजेपी इतनी मजबूत हो गई है कि बीजेपी से मुकाबला होने जा रहा है कांग्रेस का? देखिए, इनेलो ने बड़ी भारी उनसे भूल हुई है। मैं तो ये समझ नहीं पाता हूँ कि इतने जो पार्टी को इतने वहाँ भी सब तरह के लीडर हैं, इन्होंने जो लिस्ट अपनी डिक्लेयर की और जो इनकी पार्टी में जब से ये राजनीति में चौधरी देवीलाल जी का परिवार आया है, इतने बड़े स्तर पर पार्टी के नेताओं ने इनकी पार्टी को कभी नहीं छोड़ा। आज उनका छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कार्यकर्ता ही उनका विरोध कर रहा है। तो आज हर रोज जो राजनीतिक जो विशेषज्ञ समझते हैं, मानते हैं, उनका मानना ये है कि चौटाला जी की पार्टी बहुत तेजी से नीचे आ रही है। और जो कांग्रेस का लोकसभा के अंदर जो ग्राफ कम था, और जिस तरीके से उत्तराखंड और अभी कर्नाटक, आपका मध्य प्रदेश, आपका बिहार, ये जो चुनाव विधानसभा के बाई इलेक्शंस के नतीजे आए हैं, उससे आज हरियाणा के जो कांग्रेस के लोग हैं और जो आम आदमी हैं, वो इस बात से उनका विश्वास बढ़ा है कि लोकसभा में जो हुआ सो हुआ, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। दो बातें सर, इसमें मैं एक चीज मैं स्लिप कर जाऊंगा। फिर अगर ऐसा है तो बिहार का जैसे अगर आप उदाहरण लें तो वहाँ एक गठबंधन बना, महागठबंधन जिसको कहा, जिसमें कांग्रेस मतलब धुर विरोधी एक दूसरे के, नीतीश लालू एक मंच पे मोदी को रोकने के लिए या भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, तो क्या यही स्थिति हरियाणा में बन सकती है? बन सकती है। आज ये खबर भी है कि हज का बीजेपी का गठबंधन, देखिए, हज का और बीजेपी का जो गठबंधन का टूटना है, ये उनका अपना एक मुद्दा है। हालांकि राजनीति के अंदर एक साख होती है, और वो मैं मेरे लिए भी कह रहा हूँ, औरों के लिए भी कह रहा हूँ कि राजनीतिक साख को खराब नहीं करना चाहिए। आपने कोई बात कही है, आप अपनी बात पर कायम रहें, या आपने कोई बात कही ना होती तो इसका भी एक बड़ा भारी हरियाणा की राजनीति में एक नया तमाशा होगा कि जो गठबंधन की दुहाई दे करके ये लोग पिछले दिनों हरियाणा की लोकसभा में इन्होंने चुनाव लड़ा जी, और वही गठबंधन जो एक दूसरे को नेता कहते थे, आज एक दूसरे के सामने खड़े होकर के एक दूसरे के साथ बर्ताव भी ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ये हरियाणा की उस साख को, जो अभी थोड़ी देर पहले आप हमसे बात कर रहे थे कि आज वो उसे छोड़ के भाग रहा है, अब हरियाणा में जरूरत है कि पार्टियों में नीतियों के आधार पर हम नेताओं को वहाँ बसाएं और उनको इस तरह से खड़ा करें जिससे नौबत ना आए। वरना तो लोगों के सामने आज आप कुछ कहते हैं, कल आप कुछ कहते हैं, तो वो बात खराब होती है। दो बातें सर आपने कही, एक तो आप लोकसभा चुनाव का जिक्र आपने किया, हम ये जानना चाहते हैं करण सिंह दलाल साहब से, चूंकि 2-2.5 महीना हो गया, 3 महीना हो गया है, क्या चिंतन मनन आप लोगों ने जो किया उसमें क्या निकला? रेल का इंजन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, अभी आप कह रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो रेल का इंजन क्यों नहीं चला? क्या वहां गाड़ी डिरेल हो गई? अगर हो गई तो क्यों हो गई? एक और दूसरा, आपने कहा कि बीजेपी का जितना हवा दिखाई देता है उतना हवा हरियाणा में है नहीं,
क्यों नहीं है? वो तो बार बार ये दावा करते हैं कि हमने 52 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की है, हमारी लहर चल रही है, नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा हमारे पास है और हम हरियाणा में वो करके दिखाएंगे जो अभी तक नहीं हुआ। हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। भाई आप आज देखें, हर एक राजनीतिक दल से जो लोग छोड़ रहे हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। अभी शक्ति जी परसेप्शन की बात कर रहे थे, अगर परसेप्शन किसी का बन रहा है तो सिर्फ बीजेपी का बन रहा है। आवेदन की बात कर लें तो वहां 9,000 10,000 लोग अभी तक आवेदन भर चुके हैं, आपके मात्र 13। ये आंकड़ा पिछली बार आपके पास था। 8,000 लोगों ने आवेदन किए थे, अब 1212 रह गए। देखिए, ये जो हरियाणा की जो ये बदनामी जो हुई है, मैं उसी के बारे में आपसे कह रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले लोग क्या ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों से वाकिफ हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म के नाम पर उनकी सोच है, जो उनका संगठन है अलग अलग, क्या उन मुद्दों पर ये कभी खड़े हो पाएंगे? इन दोनों के लिए अच्छा नहीं है, जाने वालों के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। इन्हें आज सत्ता कायम करने से पहले अपनी सोच कायम करने की बात करनी चाहिए। सत्ता मिले या ना मिले, हमें अपने इरादों से, अपनी कही हुई बातों से पीछे नहीं हटना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए या हरियाणा के लोगों के कहीं तो एक बात नजर आए। दूसरा जो आपने कहा, कोई पहली दफा तो ये सत्ता की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। 12 साल भारतीय जनता पार्टी, चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी मिलकर के हरियाणा में इनका राज रहा है। इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपके साथ भी थे, हमारे साथ भी थे और उनके साथ भी थे। तो ये अगर तब इन्होंने कुछ किया हो तो ये बताएं। नहीं, आपने हवा का जिक्र किया, ये हवा क्यों बनाया जा रहा है? कौन बना रहा है इस हवे को और क्या इस हवे के जरिए सत्ता तक पहुंचा जा सकता है? देखिए, सत्ता का जहां तक सवाल है, सत्ता तो उनको भारतीय जनता पार्टी को मिली हुई है और उस सत्ता का जो असर आज 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, तो पहले तो उन्हें ये बताना होगा मुल्क के लोगों को कि हरियाणा के लोग देश के लोगों की तरह उनके ऊपर कैसे यकीन। वो बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने देश को कांग्रेस मुक्त किया है, अब हरियाणा की बारी है, हमें हरियाणा को कांग्रेस मुक्त करना है। ये बाकायदा हर सार्वजनिक भाषण में बीजेपी के नेता कह रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और रही महंगाई की बात, बेरोजगारी बड़ी है। नहीं, महंगाई को लेकर वो कहते हैं कि अभी उतना वक्त नहीं हुआ है, थोड़ा और वक्त दीजिए, आप हमारे काम का जल्दी आकलन कर रहे हैं। आपने तो लगभग 50 से 60 साल राज किया है कांग्रेस ने, तो उनका कहना है कि जहां 60 साल वहां आप 60 दिन में हिसाब मांग रहे हैं। 60 साल का हिसाब तो खैर जनता ने बता ही दिया इस बारी, पर उस तरीके से मुझे ये पूछना है दलाल साहब आपसे। चलिए, ये सारी बातें तो राष्ट्रीय स्तर की और प्रदेश स्तर की होगी, चलिए हम आपके क्षेत्र की बात करते हैं जी, जहाँ से आप रिप्रेजेंट करते आए हैं और इस बारी शायद आप वहाँ से चुनाव भी लड़ेंगे जी। और पलवल का वैसा विकास क्यों नहीं हो पाया? पलवल हमेशा राजनीतिक तौर पे गरीब क्यों रहा? वहाँ के लोग जरूर मेहनती होंगे, वहाँ के लोगों ने अपने खुद के बल पे अपना स्थान जरूर प्राप्त किया होगा, लेकिन हमेशा से पलवल को राजनीतिक तौर पे एक तरीके से अछूत क्यों माना गया? नहीं, ये जो अमित जी आप बात कह रहे हैं, हमारे विरोधी ये बात कहते हैं। मैं उनका जवाब ये देता हूँ कि पलवल को मेरे विधायक बनने से पहले पलवल के हालात की तुलना कीजिए और जो 25 वर्षों में हमने पलवल को जिला बनाया है, पलवल के अंदर एजुकेशनल हब हमने बनाया है, पलवल शहर को एक शहर का दर्जा दिया, 18-20 पार्क हमने वहाँ बनाए, सीमेंट की सड़कें बनाई, सीवर वहाँ हमने डलवाया, बाईपास हमने बनाया, उसके नाले हमने बनाए। पूरा हरियाणा बारिश में डूबता है, एक अकेला पलवल शहर है जहाँ पानी का नुकसान आबादी के लोगों का नहीं करता। बिजली की कैपेसिटी को हमने ठीक किया है और जो भी एक विधायक के स्तर पर और एक रीजनल लीडर कोई वहाँ अपने इलाके का काम कर सकता है। मैं हरियाणा में किसी भी जिले से आप हमारी तुलना कीजिए, हम रेल के पुल हमने बनाए। मेरा सवाल इससे ठीक है, ये सारे आपने अपने काम गिनाए, ये सारे के सारे। मेरा सवाल ये है कि राजनीतिक तौर पे पलवल की या उस क्षेत्र की ये बदकिस्मती क्यों रही है? आप ही का उदाहरण ले लीजिए, जब जब आप एमएलए बने आप विपक्ष में बैठे लगभग। मैं ठीक कह रहा हूँ? मेरा तथ्य बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल। इस बार भी ऐसा हुआ, इस बारी भी सत्ता आपकी आई, सीएम आपके बने और बनने के साथ साथ प्रदेश को और क्षेत्र को वो लाभ होना चाहिए था। आप उनके रिश्तेदार भी हुए सीएम साहब के, लेकिन आप खुद नहीं जीत पाए। पलवल की हालात की जहाँ तक बात करें तो दलाल साहब आज भी वहाँ जो जिले का जो एक स्तर होना चाहिए, जिला बनवाया आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो स्तर होना चाहिए अभी भी वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई। आज भी घंटों घंटों जाम लगता है वहाँ पे।
आज भी जिसको कहते हैं कि जिस तरीके से बाकी जिलों ने तरक्की की, उस तरीके से पलवल ने वैसी तरक्की नहीं की। उसका कारण मैं जानना चाहता हूं, उसका कारण पॉलिटिकल जिसको कहते हैं कि इंस्टेबिलिटी है, या राजनीतिक तौर पे पलवल के लोग हमेशा से ठगे से रहे, या ये कारण है, या उनको चंडीगढ़ की विधानसभा में या चंडीगढ़ के जो सत्ता का केंद्र है वहां पे वो रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ वो ठसक नहीं मिली उन लोगों को हमेशा से, जो बाकी प्रदेश के बाकी इलाकों को मिली। एक आध की तुलना बताइए आप कि पलवल की तुलना आप कौन से शहर से करना चाहेंगे? जैसे जहाँ जो जिस विधायक की और वजह से इसी से जुड़ा और हमेशा सीएम जो है हरियाणा का उस प्रदेश उस इलाके का ही क्यों बनता है, इस तरफ के क्यों नहीं बन पाते?